आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो चाहते तो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे ऊंचे ओहदों पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना उसी साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बनना। आप ये देखिए, ये किसी आम टीनेजर की सोच नहीं थी। नहीं, ये तो एक मिशन स्टेटमेंट था, एक ऐसे इंसान का जो आगे चलकर ब्रिटिश राज की नींद हराम करने वाला था। तो उस क्रांतिकारी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस लड़के से मिलना होगा। एक ऐसे लड़के से जो पैदा तो एक बड़े वेस्टर्नाइज्ड परिवार में हुआ था, लेकिन जिसकी कहानी किसी सुविधा या प्रिविलेज ने नहीं, बल्कि उसके बागी फैसलों ने लिखी। हुआ ये कि जब उन्हें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकालकर बंगाली मीडियम में डाला गया तो उनकी हालत पानी से बाहर मछली जैसी हो गई। आलम यह था कि उनके क्लासमेट्स ही उनकी कच्ची बंगाली का मजाक उड़ाते थे। और देखिए, साल खत्म होते होते वो बंगाली में फर्स्ट आए। अभी छोटी सी घटना है ना, पर यही उनके कैरेक्टर की जड़ को दिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में बेस्ट बनकर दिखाना है। एक जिद थी उनमें। तो उनकी जवानी सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं थी। देखिए, 15 साल की उम्र में वो स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित हुए कि आध्यात्म और समाज सेवा में ही रम गए। यहाँ तक कि एक गुरु की तलाश में बिना बताए घर से निकल पड़े। और लीडरशिप क्वालिटी, वो तो गजब की थी। जब एक ब्रिटिश प्रोफेसर पे हमला हुआ तो उन्होंने पूरा इल्जाम अपने सर ले लिया ताकि दूसरे बच जाएं, भले ही इसके लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। और फिर क्या हुआ? सिर्फ 8 महीने की तैयारी में उन्होंने उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में चौथी रैंक हासिल कर ली। मतलब एक सुनहरा भविष्य तो अब पक्का था। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक तरफ पिता को दिया हुआ वचन था और दूसरी तरफ अपनी अंतरात्मा की आवाज। क्या वो उसी साम्राज्य की नौकरी कर सकते थे जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने का सपना देखते थे? तो उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। सोचिए जरा, उन्होंने करियर पर देश को चुना। इतनी बड़ी नौकरी, पावर, प्रेस्टीज, सब कुछ छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। हर कोई हैरान था। अच्छा, तो अब भारत वापस आने के बाद उनका टकराव सिर्फ अंग्रेजों से नहीं था। अब तो उनकी टक्कर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से होने वाली थी। बात है 1921 की। जब वो भारत लौटे तो उनकी पहली मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। और ये मुलाकात कह सकते हैं थोड़ी निराशाजनक रही। एक तरफ सूट बूट में सजे युवा बोस और दूसरी तरफ गांधी जी। बोस ने सीधे सीधे गांधी जी के प्लान पर सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि इस बात में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि अंग्रेजों को आखिर देश छोड़ने पर मजबूर किया कैसे जाएगा। और यहीं से हमें आज़ादी की लड़ाई के दो अलग अलग रास्ते साफ दिखने लगते हैं। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो पहले डोमिनियन स्टेटस और अहिंसा की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें चाहिए थी पूरी आज़ादी, वो भी तुरंत, और उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े वो सही था। मतलब एक स्थापित शांत रास्ते और एक नए जोशीले रास्ते के बीच की ये टक्कर थी। और ये टकराव बढ़ता ही गया। देखिए, 1928 में उन्होंने गांधी जी की मर्जी के खिलाफ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। फिर 1939 में तो हद ही हो गई। वो आला कमान के खिलाफ जाकर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीत भी गए, गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा था। उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। मतलब चुनाव तो जीत गए, पर सियासत में मात खा गए, क्योंकि गांधी जी ने पब्लिकली ये कह दिया, पट्टाभी की हार मेरी हार है। बस इस एक लाइन ने पूरी बाजी पलट दी। अब ये राजनीतिक हार नहीं, एक व्यक्तिगत हार बन गई। और इसके बाद बोस के लिए पार्टी चलाना नामुमकिन हो गया। आखिरकार जिस पार्टी का अध्यक्ष उन्हें चुना गया था, उसी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब सीन में एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। बोस को इसमें एक सुनहरा मौका दिखा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप इस मौके का फायदा उठाने को तैयार नहीं थी। और यहीं से बोस ने अपना सबसे ऑडेशियस, सबसे साहसी प्लान बनाया। तो हुआ ये कि जुलाई 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बोस समझ गए कि अंग्रेज उन्हें जंग खत्म होने तक तो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब वो फंस चुके थे, साइडलाइन कर दिए गए थे। उन्हें पता था कि कुछ करना है तो पहले आज़ाद होना पड़ेगा। और यहीं पर उन्होंने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया। और ये कोई जल्दबाजी में भागना नहीं था।
नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी मल्टी स्टेप प्लानिंग थी। पहले जेल में भूख हड़ताल की ताकि अंग्रेज उन्हें घर पर नजरबंद करने पर मजबूर हो जाएं। फिर घर पर दाढ़ी बढ़ाई, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, मानो कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हों। और फिर एक रात मौलवी जियाउद्दीन नाम की एक इंश्योरेंस एजेंट के भेष में अपने भतीजे के साथ वो निकल पड़े। दुनिया की सबसे शातिर इंटेलिजेंस को धोखा देने वाला ये प्लान पूरी तरह कामयाब रहा। ये सफर उन्हें पेशावर, काबुल और मॉस्को से होते हुए अप्रैल 1941 में सीधा बर्लिन ले गया। और कमाल की बात यह है कि कई सालों तक ब्रिटिश सरकार और भारत की जनता किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो आखिर गए कहाँ और कैसे। तो अब सवाल ये था, ब्रिटिश साम्राज्य को चकमा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस आगे क्या करने वाले थे? अब वो कांग्रेस की नीतियों से आज़ाद थे, वो दुश्मन के गढ़ में, उसके दिल में मौजूद थे। और यहाँ से भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने सबसे विवादास्पद और सबसे नाटकीय दौर में दाखिल होने वाली थी।